समा हेडलाइन आप तक पहुंचाने में ताउन किया है शैम्पू से Keep your comb at your fingertips. Have a great hair day. अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम 7 से 8। मैं हूं किरण नाज। नाज़रीन, पाकिस्तान में एक वक्त वो भी था कि जब साबिक वजीर आजम की साहबजादी मरियम नवाज साहिबा बड़ा तगड़ा बोला करती थी, मुखालिफिन को जबरदस्त लताड़ती थी, अपने वालिद की क्यों निकाला मुहिम की शाना बशाना थी और अपने इसी जारहाना अंदाज की वजह से शहबाज शरीफ साहब के बजाय मरियम नवाज नून लीग का मुस्तकबिल समझी जाती थी। नवाज शरीफ की नाअहली, नून लीग का दौरे हुकूमत, अपनी वालिदा के इंतकाल पर लंदन जाने, वापस आने, एवनफील्ड केस में जेल जाने, सजा मुअत्तल होने पर बाहर आने, नवाज शरीफ के लिए कैंपेन चलाने, जज अरशद मलिक की मुतनाज़े वीडियो सामने लाने, अपने वालिद से हफ्तावार मुलाकात के लिए मिलने जाने, फिर वहां से चौधरी शुगर मिल्स केस में जेल जाने तक मरियम बीबी का अंदाज बड़ा जारहाना रहा। ट्विटर पर एक्टिव, मैदान अमल में एक्टिव, मुखालिफिन को जवाब देने में एक्टिव मरियम नवाज की फुर्तियों का नाज़रीन आलम ये तक रहा कि खुद तो वो कैद में थी, लेकिन एक दो बार उनका ट्विटर मुखालिफिन को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए आज़ाद रहा। खैर, फिर वक्त का धारा बदला। हरीफों पर गरजने चमकने वाली मरियम नवाज चौधरी शुगर मिल्स केस में तकरीबन 100 दिन जेल में रहने के बाद जब जमानत पर वापस आई तो मरियम वो मरियम नहीं थी। लीगी कारकुनान सोच रहे थे कि अब जारहाना ऑपोजिशन होगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। रिहाई के तकरीबन 50 दिन के अंदर अंदर ऐसे वाकयात हुए कि पुरानी वाली मरियम होती और खामोशी होती तो ये दो अलग अलग बातें होती। आर्मी चीफ की एक्सटेंशन का मामला, मरियम खामोश नहीं। परवेज मुशर्रफ के खिलाफ फैसला आया, पूरे मुल्क में बहस चढ़ गई। मरियम के पिछले बयानात के मुताबिक तो उनके लिए ये सबसे बड़ा दिन था, यह होना चाहिए था। मरियम वहां भी खामोश रही। एहसन इकबाल गिरफ्तार हुए, लेकिन मरियम की ट्विटर डीपी ऐसे तब्दील नहीं हुई जैसे राना सनाउल्लाह की गिरफ्तारी पर हुई थी। राना सनाउल्लाह को जमानत मिल गई, शहरियार आफरीदी पर बड़ी तनकीद हुई, राना सनाउल्लाह की अहलिया तनहा खड़ी रही, लेकिन मरियम यहाँ भी खामोश रही। आपके वालिद की सेहत का मामला, सुबह शाम हुकूमती तनकीद, लेकिन मरियम यहाँ भी खामोश रही। मिफ्ता इस्माइल साहब की गिरफ्तारी, शाहिद खाकान अब्बासी की गिरफ्तारी, हमजा शहबाज की गिरफ्तारी वाला एपिसोड क्या क्या नहीं हो गया, लेकिन मरियम भी खामोश रही। पिछले दिनों चचा शहबाज शरीफ कोविड-19 का शिकार हुए तो तकरीबन 8 महीने की खामोशी के बाद ट्वीट आया। सवालात उठते रहे, मरियम की खामोशी की वजह क्या है? क्या आपके लिए चुप रहना ज्यादा फायदेमंद है? क्या ये खामोशी आपके मुस्तकबिल की जमानत है? क्या आप इसलिए खामोश हैं? क्या आपकी ज्यादा बोलने की आदत पार्टी के लिए नुकसानदेह साबित हो रही थी? अहम रहनुमा और लीगी क़यादत जवाब देते कि जब वक्त आएगा जब बोलेंगी। खैर, आज मरियम बीबी आप बोली हैं, खुलकर बोली हैं, तो क्या बाकी मामलात पर भी ऐसे ही बोलेंगी या फिर जैसा चल रहा है वैसे ही चलता रहेगा? आइए टॉप स्टोरीज दिखाती हूँ। मरियम नवाज की नायब दफ्तर में पेशी के दौरान क्या हुआ, मामले के कुछ छुपे हुए पहलू हैं, वो बताऊंगी प्रोग्राम में। और के इलेक्शन में कैसे आई, इस पर बात करें। Hey girls, who needs a comb? मैं करती हूँ फिंगर कोम। मेरे बाल जो रहते हैं इतने मैनेजेबल। Palmolive Naturals Healthy and Smooth Shampoo से Keep your comb at your fingertips. Have a great hair day. मुस्लिम लीग नून के निहत्ते कारकुनों पे, अवाम पे इन्होंने आज शेडिंग की, पथराव किया। पत्थर मैं लेके आई, वो पत्थर मैंने फिजिकली वहाँ प्रेजेंट हुए बगैर पुलिस की यूनिफॉर्म पहना के अपने कारकुनों को उनके हवाले किया और फिर अपने ऊपर फेंकवाए, अपने शीशे तोड़े, अपने कारकुनों को जख्मी किया, उनके सर फाड़े। गाड़ी में बैठे बैठे पत्थर लाई भी मैं और अपने ऊपर फेंकवाई भी मैं। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहूंगी नाज़रीन। बिलाखिर मरियम नवाज ने तवील खामोशी तोड़ दी है और एक हंगामा बपा हुआ है। नैब ने रायवंड में 200 एकड़ अराजी की गैर कानूनी मुंतकली केस में उन्हें तलब किया। मरियम साहिबा रायवंड से एक बड़े काफिले की सूरत में नैब लाहौर ऑफिस पहुंची।
लेकिन ये पेशी नाज़रीन बड़ा सियासी शो बन गई। मरियम नवाज साहिबा का इल्जाम है कि पुलिस की जानिब से उनकी गाड़ी पर पथराव किया गया, ऐसे पत्थर बरसाए जिससे उनकी बुलेट प्रूफ गाड़ी के शीशे चटक गए। सुनिए जरा उनकी बात। मैंने पहली दफा ये मुजाहरा देखा है, पत्थर आ रहे हैं, नैब गर्दी का सामना है, आंसू गैस और वो पानी से वो हो रही है। मेरी गाड़ी नैब के नजदीक पहुंची, अचानक आंसू गैस और वो शेलिंग शुरू हो गई। इसी असना में नैब के दफ्तर के सामने से बैरिकेड्स के पीछे से मेरी गाड़ी के ऊपर पथराव हुआ। इतने बड़े बड़े पत्थर मैंने खुद देखे हैं। मेरी गाड़ी बुलेट प्रूफ गाड़ी थी, उसके बावजूद उसकी जो विंड स्क्रीन है वो बिल्कुल टूट गई है। बहुत बड़ा, एक सिरे से दूसरे सिरे तक क्रैक आ गया है। छत पे पता नहीं कहाँ से वो पत्थर आए, वो विंड स्क्रीन स्मैश हुई। अगर ये बुलेट प्रूफ गाड़ी ना होती तो शीशा टूटता और उसके बाद जो ईंटे नुमा पत्थर उन्होंने फेंके वो सब मेरे सर पे लगे। चलिए जी, नून लीग बशमूल मरियम नवाज साहिबा मुसलसल इससे पुलिस की जानिब से कारकुनान पर पथराव कहते रहे। राना सनाउल्लाह हो या मरियम औरंगजेब साहिबा हो, सब यक ज़बान होकर यही बात करते रहे कि हम पर पत्थर बरसाए पुलिस ने। जो हुकूमती तर्जुमान जो है जो इस वक्त झूठ बोल रहे हैं कि कारकुनान की तरफ से पथराव हुआ, वो वीडियो भी देख सकते हैं। और खास तौर पे जब हमारी नैब के सामने गाड़ी थी और हम टर्न कर रहे थे, उस वक्त सेलिंग की गई, सेलिंग के बाद पथराव किया गया और हमला पुलिस की तरफ से हुआ है। ये पुलिस वाला जो है ना वो मुझे दिखा 5 आदमी तो मेरे पास भी खड़े हैं जिसके सर पे पत्थर लगे हैं और ये जख्मी हुए हैं। आप मुझे कोई एक पुलिस वाला भी दिखा दें जो जिससे को पता लगा। तो जनाबे वाला राना साहब को कोई एक जख्मी पुलिस वाला नजर नहीं आया। लेकिन नाज़रीन, ये जो तस्वीरें खींचने वाली मशीन होती है ना, बड़ी जालिम होती है। समा ने दिखा दिया और समा ने वो दिखाया जो फिर कहीं पर नहीं दिखाया गया। किसने पत्थर बरसाए, किस पर बरसाए, अब मैं साथ साथ आपको दिखाती रहती हूँ और बताती रहती हूँ कि आखिर हो क्या रहा था। ये जो आपको दिख रही है नाज़रीन, ये है वो डबल कैबिन जिसमें पत्थरों से भरे हुए थैले रखे जा रहे थे और लीगी कारकुनान पुलिस पर पथराव करते हुए दिखाई दे रहे थे। ये देखिए, ये कारकुनान है, किसी पुलिस वर्दी में नहीं है। ये कारकुन पिछले दरवाजे से थैले उठाकर सड़क पर आकर थैले खोल रहे हैं या कह लीजिए कि थैले फाड़ रहे हैं और फिर पत्थर बरसा रहे हैं, पथराव कर रहे हैं। सिल्वर 4x4, जिसका मैं आपको नंबर भी बता देती हूँ, ये जरा देख लीजिएगा। इसका नंबर है 0। इस हमले में सबसे ज्यादा नुमाया है। ये गाड़ियां जाती उम्रा से नैब जाने वाले काफिले का हिस्सा थी। ये पत्थर रखवाने वाला कौन है, हमने ये भी क्योंकि दिखाना था, बताना था, प्रूफ साबित भी करना था, तो हमने फिर ये भी दिखा दिया। रायवंड से लीगी एमपी हैं जनाब, इनका नाम है मिर्जा जावेद साहब। मिर्जा जावेद के मुलाजिमीन ने पत्थर गाड़ियों में रखवाए। देखिए, और फिर इस मासूमियत पे कौन न कुर्बान जाए है खुदा कि जब मिर्जा जावेद साहब से इस बारे में सवाल किया गया तो कमाल मासूमियत देखिए, कहते हैं हम तो फूल वाले लोग हैं, पत्थरों से हमला करना होता तो एमपी की क्या जरूरत थी, उसके लिए हमारे कारकुनान ही काफी थे। ना हमारी गाड़ी में कोई पत्थर थे, हमारी गाड़ी में सिर्फ फूल थे। हम लोग फूलों वाले लोग हैं, पत्थरों वाले लोग नहीं है। अगर ऐसा किसी ने करना हो तो वर्कर कोई कम है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के। अब नाज़रीन, कौन दुरुस्त है कौन गलत है सब सामने है। ये फुटेजेस जो मैं दिखा रही हूँ ये हजारों लफ्जों पर भारी हैं। सिर्फ मिर्जा जावेद ही नहीं है, लीगी एमपीएस सुमैरा कोमल साहिबा, इनके शौहर भी हंगामा राय की सफ़े अव्वल में दिखाई दिए हैं। मौसूफ बजाते खुद गुल्लू बट बने हुए हैं, लेकिन अहलिया कहती है कि शौहर ने जो किया दुरुस्त किया, ठीक किया। उन्होंने गिराया बैरियर, लेकिन पहले उन्होंने मारा मुझे, फिर इन्होंने कराया। बड़े नील पड़े, मुझे स्टिकों से मारा, इतना हैवी, मेरे मियाँ को मारा, मेरे मियाँ पूरा एक घंटा बेहोश रहे।
तो जब से नाजरीन ये वाकया हुआ तब से समा ने मुकम्मल कवरेज किया है, सब कुछ दिखाया है, जो कुछ वहां होता रहा। मुखालिफिन मुख्तलिफ बात करते रहे लेकिन समा दिखाता रहा और फिर इसी वजह से हम पर एतराज कर दिया जाता है। आरिफ मलिक साथ मेरे मौजूद हैं, उनसे मैं जान लेती हूँ। आरिफ, क्योंकि आप वहां पर मौजूद थे, मुसलसल रिपोर्टिंग कर रहे हैं, आंखों देखा हाल आपने देखा होगा, क्या हो रहा है, कौन पत्थर फेंक रहा है, किस गाड़ी से पत्थर निकाले जा रहे हैं, लेकिन नून लीग कुछ और कह रही है। जरा आप बताएं आपने क्या क्या देखा। किरण, सुबह के वक्त जब मरियम नवाज वहां से निकली तो सब चीजें स्मूथ थी और वो उनके ऊपर गुलपाशी हुई, आराम से निकली, नैब का काफिला बनकर उधर से काफिला बनकर नैब के ऑफिस गई। लेकिन कुछ ही देर बाद एक फुटेज जो हमारे पास आई उसमें सब चीजें आया होगी कि जब वहां पर पत्थर चलाए जा रहे थे तो एक फुटेज हमारे पास आई जिसके अंदर जो लीगी एमपी हैं मिर्जा जावेद, वो हेल्प कर रहे हैं कि इस गाड़ी के अंदर इतने पत्थर रखने हैं, इस गाड़ी में इतने शाप और वीगो जो डाला है उसके अंदर उन्होंने 10 के करीब जो है वो शापर जो है वो रखवाए हैं और ये बकायदा तौर पर मिर्जा जावेद 3 से 4 गाड़ियों में उन्होंने रखवाए हैं और बकायदा तौर पर उन्होंने चेक किए हैं। वो अपनी गाड़ी में उन्होंने कोई पत्थर नहीं रखवाए, वो बात वो ठीक कर रहे हैं कि उनकी गाड़ी में नहीं थे, लेकिन जो काफिले के साथ गाड़ियां थी उन गाड़ियों में उन्होंने वो रखवाए हैं और उसकी फुटेज भी आप देख रही होंगी कि मिर्जा जावेद उन लोगों को चेक करके उन लोगों के दरवाजे बंद करते रहे गाड़ी के कि दरवाजे बंद करो और आप लोग आप मरियम नवाज के काफिले के साथ साथ चल रहे हैं, वहां पर जाकर जो है हम कुछ भी होगा हम आगे जाने की कोशिश करेंगे तो ये वहां पर पत्थर इस्तेमाल किए जाएंगे। तो ये तमाम तर जब उधर मरियम नवाज घर से निकली है तो मिर्जा जावेद वहां पर मौजूद थे और जब वहां से मरियम नवाज ने पूछा भी है मिर्जा जावेद से कि सब चीजें ठीक है तो मिर्जा जावेद ने उन्हें कहा कि सब चीजें तैयार हैं। ये कहकर वो गाड़ी में बैठ गई हैं और साथ साथ मिर्जा जावेद ने अपने दूसरे कारकुनों और मुलाजमिन को कहा कि गाड़ी रेडी करो और इसी तरह उस काफिले में शामिल हो गए और उस काफिले को क्योंकि ये कोई 20 किलोमीटर का सफर है जाती उम्रा से नैब ऑफिस का, तो वहां पर ये पहुंचे हैं। जैसे ही थोड़ा बहुत पुलिस ने रोकने की कोशिश की है तो उसके बाद नून लीग के जानिब से तो ये कहा जा रहा है कि पहल पुलिस की जानिब से हुई है और वहां से पत्थर बरसाए गए हैं, लेकिन गवर्नमेंट ये कह रही है कि पहले वहां से बरसाए कर। ये अब पता करना है कि पहले कहां से आए हैं, कैमरे वहां पर मौजूद थे, अब मुझे ये पता लगाना पड़ेगा कि पहले पत्थर किसकी तरफ से। हाँ, ये कारकुनान की तादाद कितनी थी, कुछ बताएंगे आरिफ इस बारे में? जी, जो जाती उम्रा से जो कारकुन निकले हैं वो जो काफिले की शक्ल में निकले हैं वो कोई 300 से 400 के करीब का लोग होंगे और इसी तरह नैब ऑफिस के बाहर भी कोई 300 या 400 के करीब जो है वो कारकुन नैब ऑफिस के बाहर मौजूद थे। यहाँ पर रहनुमा भी सीनियर रहनुमा भी यहाँ पर मौजूद थे, कुछ सीनियर रहनुमा जाती उम्रा में मौजूद थे। ये बाकायदा तौर पर पार्टी की तरफ से कॉल थी कि आप लोगों ने कल नैब ऑफिस भी पहुंचना है, जाती उम्रा भी पहुंचना है, कुछ रहनुमाओं ने जाती उम्रा आना है और कुछ रहनुमाओं ने मेरे लिए ये बात बड़ी अचंभे वाली बात है क्योंकि शहबाज शरीफ वाला जब मामला था, जब उनको नैब तलब कर रहा था तो उस वक्त यही मुस्लिम लीग नून थी जो कोविड-19 के बारे में बात कर रही थी और जब वो तलब हो गए थे उसके बाद कोविड-19 का शिकार हो गए थे तो यही मुस्लिम लीग नून थी और यही मरियम नवाज साहिबा थी जिन्होंने बहुत बड़ा ट्वीट किया था शहबाज शरीफ साहब के लिए कि इनको कोविड-19 का कोरोना का शिकार करने वाली ये हुकूमत है। अब आप कह रहे हैं कि खुद हुकूमत इनकी जानिब से, नून लीग की जानिब से कारकुनान को कहा गया था जिसकी तादाद गालिबन 1000 मरियम नवाज साहिबा खुद बता रही हैं। बड़ी अचंभे की बात है ये मेरे लिए। जी, ये बात आपकी ठीक है कि कोरोना वायरस की वजह से शहबाज शरीफ के हवाले से वो कहती रही हैं और शहबाज शरीफ ने जब बाहर निकले थे नैब ने बुलाया था तो उन्होंने कहा कि मैं नैब की पेशी पे गया तो मुझे कोरोना वायरस हो गया। तो ये बातें रिकॉर्ड पर हैं और आज का शो आपने देखा है कि तमाम लोगों को वहाँ पे बुलाया हुआ था लेकिन कोरोना वायरस के हवाले से कोई SOPs पर अमल नहीं हो रहा था। तमाम लोग वहाँ पर एक साथ खड़े हुए थे, किसी ने मास्क नहीं पहना हुआ था और ना ही मरियम नवाज ने आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर इस बात का जिक्र किया कि SOPs पर क्यों नहीं अमल किया गया, क्या कोरोना खत्म हो गया कि जिसकी वजह से कारकुन वहाँ पर जमा थे। बिल्कुल ठीक है आरिफ। नाज़रीन, मरियम नवाज साहिबा का मशहूर जमाना बयान है कि इनमें तो क्या पाकिस्तान में भी कोई प्रॉपर्टी नहीं है। फिर ये कौन सी जमीन है? ये नैब किन प्रॉपर्टीज की तफसीलात निकाल कर ले आया है? नहीं, मशरफ भट्ट मेरे साथ मौजूद हैं, ये शायद बेहतर अंदाज में बता सकें। नहीं, ये क्या मामला सामने आया है, क्या लेकर आए? क्योंकि ये वाली जो एपिसोड चली इसमें वाला मामला की पेशी तलबी ये दब गया, जरा डिटेल बताइए इसकी। जी किरण, एक्चुअली ये कोई 5-6 महीने पहले शहजाद अकबर जो है मामले खसूसी, उन्होंने
समा से बात करते हुए बताया था कि जो हिल मेटल केस है जिसमें मियां साहब को सजा भी हुई थी, उसमें जो पैसे मियां साहब को आए थे वो आगे ट्रांसफर हुए मरियम नवाज साहबा को। तो मैंने पूछा उन्हें कि ये बात फिर मरियम नवाज साहबा पे वो केस क्यों नहीं है, वो सिर्फ मियां साहब के साथ। उन्होंने कहा ये होना चाहिए था। तो मैंने कहा अब क्या होगा? तो उन्होंने कहा कि ये नया केस भी बन सकता है और सिर्फ मरियम नहीं, आगे 4 मुलाजम भी हैं उनके। उस वक्त समझ आ गई थी कि कोई केस ऐसा बनेगा, लेकिन अब वही केस है, उसको थोड़ा सा एक इख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल का रंग भी दिया गया है। वो इस तरह के जो वही जमीन वही पैसे जाती उम्रा में जो मुरब्बे खरीदे मरियम नवाज ने, बल्कि शहबाज शरीफ भी हैं उन्होंने भी खरीदे और मियां साहब की वालिदा जो है उन्होंने भी, तो जमीन वही पैसे वही। लेकिन एक रंग इसको ये है कि ये जमीन जो है इसको पहले सस्ता करवाया गया, ये डिक्लेयर करके कि ये ग्रीन जोन है, यानी यहाँ पर आप फसलें ही यानी गंदम उगा सकते हैं। उसे सस्ते दामों लेकर वो बाद में उसको उधर जो है वो जिस मकसद के लिए खरीदी वो नहीं किया गया। इस तरह इख्तियारात के नजायज इस्तेमाल का वजीर आला उस वक्त के शहबाज शरीफ, उन पर केस भी है और उन्होंने खुद भी खरीदी। और मरियम नवाज की जो जमीन है जो कि वो बिल्कुल उनका मशहूर फिक्रा है कि बाहर का पाकिस्तान में नहीं है, पाकिस्तान में भी कोई प्रॉपर्टी नहीं है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, नजर वजीर इत्तलात पंजाब जनाब फयाजुल साहब, इन्होंने भी बड़ा दावा किया है। वो कह रहे हैं कि पथराव करने वाले नून लीगी कारकुनान में 25-25 हजार रुपए तकसीम किए गए हैं और मरियम नवाज की गाड़ी पर पत्थर फेंकने वाले को एडवांस में ही 1 लाख रुपए दिए गए थे। रात को 10 लाख रुपया जाती उम्रा रायबंड में तकसीम किया गया। 10 लाख रुपया पत्थर मारने वाले फी कारकुन को 25,000 रुपया दिया गया और जिसके जिम्मे लगाया गया कि वो बेगम सफदर अमान साहिबा की गाड़ी पे शीशे पे पत्थर मारेगा, उसको 1 लाख रुपए का जो है वो इनाम पहले से तकसीम किया गया। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में मरियम नवाज साहिबा ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया उसमें उन्होंने कहा कि उन्हें यरगमाल बनाकर रखा गया है, मंसूबे के तहत मियां साहब के साथ जाने नहीं दिया गया। वो कहती हैं कि अगर मैं कुछ कहूं तो वो वहां मियां साहब को नुकसान पहुंचाएंगे। ये बोलना आसान है, खामोश रहना मुश्किल। कभी हमने बोल के उनको एक्सपोज किया और कभी खामोश रह के हमने उनको ज़्यादा एक्सपोज किया। मैंने मियां साहब के साथ जाना चाहा, मुझे एक सोचे समझे मंसूबे के तहत मियां साहब के साथ नहीं जाने दी, तो मैं इस नतीजे पे पहुंची हूँ कि मुझे इधर एज हॉस्टेज रखा हुआ। हमें जिंदा लीडर चाहिए, हमें लीडर्स की लाशें नहीं चाहिए। अगर मैं कोई बात करूँ तो वहाँ पर वो मियां साहब को नुकसान पहुँचाने की कोशिश करें। आज का जो सारा एपिसोड हुआ है ये हुआ है या फिर किया गया है, जो फुटेजेस हम सामने दिखा रहे हैं। अली हैदर मुझे ज्वाइन कर चुके हैं। अली हैदर, आपका तज्जिया मैं चाहूंगी इस बात पर कि मरियम बीबी काफी अरसे से नवंबर से खामोश थी। अब जबकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को मैं दिख रही हूँ कि वो एक जारहाना सियासत में है, बिलावल भुट्टो जरदारी भरपूर बोल रहे हैं। क्या लगता है आपको ये जो आज का एपिसोड हुआ है इसके बाद मरियम नवाज साहिबा आपको इसी तरीके से आगे चलते हुए दिखाई दे रही हैं और लग रहा है कि जारहाना सियासत में वापस आ रही हैं, या फिर ये बस आज के लिए था और अपने लिए था कि उनके मुताबिक? देखिए, जारहाना सियासत तो अब नून लीग के लिए मुश्किल है क्योंकि नून लीग जितनी शैम्बल्स में आ चुकी है और जारहाना जो सियासत है उसका ताल्लुक वैसे है सिर्फ और सिर्फ नवाज शरीफ या मरियम नवाज से। मरियम साहबा एक खास मसलहत के तहत खामोश थी। हाँ, इसमें एक चीज हो सकती है कि जब जब नून लीग के किसी और लीडर ने अपने किरदार को बढ़ाने की कोशिश की तब मरियम साहबा सामने आई। आपको याद होगा जब नैब से रिलीज हुए थे शाहिद खान अब्बासी साहब और उन्हीं दिनों में आगे पीछे हसन इकबाल साहब भी रिलीज हुए थे, इन्होंने कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की थी और बड़ा जारहाना अंदाज अपनाया था। अच्छा, ये वो वक्त था जब अब्बासी साहब और हसन इकबाल साहब, राना सनाउल्लाह साहब, इन्होंने अटेंशन ग्रैब कर ली थी। जब इन्होंने अटेंशन ग्रैब की तो फिर मरियम साहबा को, अब उस वक्त ना मरियम साहबा की कोई पेशी थी ना मरियम साहबा का कोई और मसला था, कोई ऐसा उजर नहीं था। लेकिन अचानक आउट ऑफ द ब्लू हमने देखा कि मरियम साहबा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, अब्बासी साहब के घर के बाहर खड़े होकर उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। तो एक तो मसला शरीफ खानदान के साथ यह है कि अगर कोई और लाइमलाइट में आने लगता है तो ये झट से आगे आ जाते हैं, एक बात। दूसरी बात ये कि कहीं ना कहीं आपको एक थोड़ा आगे का अगर हम सोचें तो कहीं ना कहीं आर्म ट्विस्टिंग का आगाज हो चुका है। देखें, इस वक्त 18वीं तरमीम में एक मसला है, शहबाज शरीफ साहब पर उतना एतबार किया नहीं जा सकता क्योंकि वो विकेट के दोनों जानिब खेलते हैं। 18वीं तरमीम के मसले पे नून लीग अगर साथ देती भी है तो वो चाहती है कि कुछ ऐसी शराइत हो कि जिनका उसको भी फायदा हो। क्योंकि शहबाज शरीफ साहब का मसला ये है कि जब वो
हामी भरते हैं तो मुकम्मल ही लेट जाते हैं ना, वो मतलब बैठते नहीं है, वो लेट जाते हैं। तो उन पे एतबार नहीं है कि कहीं वो ऐसी डील ना कर बैठे जिसमें नून लीग को नुकसान ही नुकसान हो, देना ही देना पड़ जाए, हासिल कुछ ना हो। तो मरियम साहिबा चूंकि जारियत का इस्तारा बन चुकी है, लिहाजा बार्गेनिंग पोजीशन में आने के लिए नून लीग ये कार्ड वक्तन फवक्तन खेलती रहेगी। मरियम साहिबा आज बोली है, मुझे नहीं लगता कल दोबारा या परसों दोबारा कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगी वो किरण। मुझे लगता है खामोशी जो है वो लेकिन अली यहीं पर देखिए, आपकी जानिब से भी मेरी जानिब से भी बहुत लोगों ने ये सवाल उठाए कि मरियम साहिबा की आखिर खामोशी की वजह क्या है। खास मसलियत के तहत मुख्तलिफ तज्जिए होते रहे, लेकिन आज उन्होंने जो बात की है वो आपको कुछ समझ आ रही है? वो कह रही है कि अगर वो यहाँ कुछ बोलती हैं तो वहां नवाज शरीफ साहब को इसका नुकसान पहुंचेगा। कैसे होगा ये कुछ समझ आ रहा है आपको? नहीं, मेरी समझ में ये बात इसलिए नहीं आती है कि नवाज शरीफ जब यहाँ थे तो नुकसान नहीं पहुंचा सका उनको कोई, तो वहां कैसे नुकसान पहुंचाया जा सकता है? हाँ, अलबत्ता एक बात है, ये बात मैं नहीं कह रहा, ये हुकूमती वुज़रा ने की हुई है। शेख रशीद साहब ने गालिबन मेरे ही प्रोग्राम में ये बात कभी की थी कि मरियम नवाज जो है वो नवाज शरीफ साहब की इंश्योरेंस है, मतलब उनको अगर यहाँ पर रखा हुआ है तो वो नवाज शरीफ साहब की इंश्योरेंस के तौर पर हमने उनको रखा हुआ है। तो ये बात मरियम साहबा ने आज खुद भी की है और इसको हुकूमत मानती है कि हाँ, हम आपके लिए ये हमारी इंश्योरेंस है, क्योंकि अगर नवाज शरीफ साहब जिस तरह बाहर चले गए हैं, वापस उन्होंने आना भी नहीं है, तो मरियम साहिबा उनकी इंश्योरेंस है, हमजा शहबाज शरीफ साहब की इंश्योरेंस है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन नवाज शरीफ से देखें, नवाज शरीफ साहब सियासत से बाहर हैं, उनका नुकसान या नफा अब पाकिस्तान ना चाहेगा और ना पाकिस्तान उस तरफ तवज्जो देगा, ना इमरान खान साहब उस वक्त उस तरफ तवज्जो देंगे। मरियम साहिबा के पास अपनी खामोशी का उज़र पेश करने के लिए कोई भी अच्छा बहाना चूंकि फिलहाल है नहीं, सिवाय इसके कि वो ऐसी बात करें। हकीकत आपको भी पता है, क्योंकि यहाँ पर खामोशी भी किसी के इशारे पर की जाती है, लब कुशाई भी किसी के इशारे पर की जाती है। लेकिन आज जो कुछ हुआ है ना, वो उस पे नून लीग, क्योंकि मुसलसल हम न्यूज बुलेटिन में बात तो हो रही है नून लीग के रहनुमाओं से, लेकिन इस पर बार बार मौक़िफ़ लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। शाइस्ता परवेज मलिक साहिबा सीनियर रहनुमाए नून लीग की मुझे कर चुके हैं, मैं आपको खुशामदीद कहती हूँ। शाइस्ता साहिबा, आज जो भी कुछ हुआ है इसके बारे में सबसे पहले तो मुझे ये कह दीजिएगा कि ये क्या हुआ है। आप तमाम लोग जिस वक्त शहबाज शरीफ साहब जा रहे थे पेशी के लिए, उस वक्त कोविड-19 के बारे में बात कर रहे थे, और हमारे पास अब ये इत्तलात आ रही हैं कि कल बाकायदा कारकुनान को इस चीज के लिए मोबिलाइज किया गया है कि मरियम साहिबा जा रही हैं तो उनके साथ चला जाए, काफिला लेकर निकला जाए। शाइस्ता साहिबा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया किरण। पहले तो सबसे पहले मैं जितनी भी आज मजम्मत करूं वो कम है। एक रियासती दहशतगर्दी आज निहत्ते शहरियों पे जिस तरह टीयर गैसिंग हुई है, जिस तरह पथराव किया गया है, जिस तरह लाठी चार्ज हुई है और जिस तरह औरतों को मारा गया है, मैं खुद एक गाड़ी के ऊपर थी। जो कुछ हुआ है और जो कुछ हमने आज देखा है वो मेरा ख्याल अगर आप लोग पूरी तरह दिखा दें तो कैमरे की आंख जो लोगों को दिखाएगी तो लोगों को एहसास होगा कि आज हकीकतन लाहौर में क्या हुआ है। आप देखें कि मरियम नवाज के लिए किसी को इनको शर्म आनी जब ये कहते हैं मोबिलाइज। आपको याद है किरण, जब लाखों के मजमे इकट्ठे हो रहे थे और उनके जलसे जुलूस हो रहे थे तो उस वक्त तमाम मीडिया को क्या हिदायत थी? आप लोग वहां मौजूद होते थे। मैं अपनी आंखों से आखिरी जलसा सरगोदा का मैंने खुद अटेंड किया है। सुबह 4:30 बजे पंडाल में पहुंची हैं और हदे निगाह लोग थे। तो क्या लोगों को हमने मोबिलाइज किया था कि वो आए? क्या हमने लोगों को बिठाए रखा था कि मरियम जो 10 मिनट का रास्ता है मुझे आज आप बोलने दे, खुदा के लिए बोलने दे, क्योंकि आप लोगों की जबान बंदियां जो है ना, जो मीडिया की जबान बंदी, लोगों की जबान बंदी आज उठा के ले गए ना लोगों को। 100 से मैं आपसे सवाल करना चाह रही हूँ और उनको कहाँ छोड़ भी नहीं रहे। नहीं शाइस्ता साहिबा, ये आपकी सोच हो सकती है लेकिन ऐसा है नहीं शाइस्ता साहिबा। इसी वजह से मैं बार बार सवाल कर रही हूँ। मेरी किरण मेरी बात सुने, मेरी बहन, मेरी बेटी, हमें मरियम नवाज के लिए किसी को मोबिलाइज करने की जरूरत नहीं। इतने मुहस्सस बयान वो चौहान साहब जो है वो दे रहे हैं कि 10 लाख रुपया डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। 10 लाख तो फिर बहुत थोड़ा है मरियम नवाज के लिए, वहां तो लाखों होना चाहिए था। आज जिस जज्बे और जिस जोश के साथ लोग
उनको आए सिर्फ यकजहती दिखाने के लिए। शाइस्ता साहिबा, वो हुकूमत शाइस्ता साहिबा ठीक है, जो हुकूमत की जानिब से दावा किया जा रहा है, जो फयाजुल हसन चौहान साहब की तरफ से दावा किया जा रहा है, उस चीज इस पर आपका पॉइंट आ गया है, इसको साइड पे रखिए। लेकिन जो फुटेजेस सामने मौजूद हैं, जो नाजरीन देख रहे हैं, जिस चीज पर आपने एतराज किया उसका एहतराम है, लेकिन ये बताइए जो फुटेजेस सामने आ रही हैं जिसमें मुस्लिम लीग नून के अपने MPAs हैं, उनकी गाड़ी के अंदर पत्थर रखे जा रहे हैं, वो निहत्ते कारकुनान है जो पत्थर बरसा रहे हैं, वो बात सुने, मेरी बात सुने, वो बिल्कुल अभी सारे चैनल्स कह रहे हैं कि वो जाली नंबर प्लेट्स थी। जाली नंबर प्लेट्स कौन लोग इस्तेमाल करते हैं ये भी पता कीजिए। इन्वेस्टिगेशन हम भी करेंगे, क्योंकि बेटा हम जिस जीप के ऊपर थे वहां 5 लोग ये भी आपने अच्छा सवाल दे दिया है, बिल्कुल ये भी आपने अच्छा सवाल दे दिया है, इसमें भी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। लेकिन वो बंदा कौन नहीं था ना मोहतरमा शाइस्ता साहिबा, MPA था ना? कौन नहीं, वो हमारे बंदे हैं ही नहीं। और मेरी बात सुने, एक लम्हे के लिए, एक लम्हे के लिए किरण, एक मिनट, एक लम्हे के लिए भी अगर सोच लें, एक लम्हे के लिए कि वो किसी लोगों ने चले सफेद कपड़ों में, जिसमें जो भी था जिसने पत्थर बरसाए, तो क्या मुहाफिजों का भी ये काम है? हमारे मुहाफिज जिनको हमारे टैक्स मनी से पे होते हैं, उनको क्या हक था कि वो हमारी गाड़ी की, आप अगर विजुअल्स दिखा सकते हैं तो मैं जिस गाड़ी में थी उसकी विंड स्क्रीन, उसके साइड के शीशे, मेरे बेटे का हाथ जख्मी, कर्नल मुबशर की टांग टूटी है, लहू लहान है, ऊपर जितने चौधरी शहबाज MPA, शजा फातिमा ख्वाजा MNA, सब जख्मी थे। मैं वाहिद हूं अल्लाह की रहमत से, अल्लाह के करम से, कि उन ईंटों में, उन शेल की जो टीयर गैस की शेलिंग हो रही थी, उसमें मैं वाहिद हूं जो अनस्क्रैच्ड हूं, और मैं अपने अल्लाह का शुक्र करती हूँ। लेकिन मैं एक बात आपको कहना चाहती हूँ, मरियम नवाज जब आएंगी, लोग इसी तरह उमंड के आएंगे। रोक सकते हो तो फिर रोको। और आज जो गिरफ्तारियां की हैं, उनको आप सबक सिखाना चाहते हैं, उनकी आप बेल नहीं होने दे रहे, उनको रिहाई नहीं दे रहे। शाइस्ता साहिबा, आप कह रही हैं कि बंदा हमारा कोई ताल्लुक नहीं था, ये जावेद मिर्जा साहब MPA है ना मोहतरमा, मुस्लिम लीग नून के। सुमेरा कोमल साहिबा मुस्लिम लीग नून के साथ उनका ताल्लुक है, उनके शौहर हैं, वो खुद अपने शौहर के बारे में फरमा रही हैं। मेरी बात सुने, ये जब तक, ये तो पूरी तस्दीक होनी चाहिए, मैं कोई नामों का यकीन नहीं करूंगी, क्योंकि देखें हम बड़े अच्छे लोग थे फिर, कि हम अपने ही लोगों को पत्थर मार रहे थे, हम अपने ऊपर ही कह रहे थे कि आओ हमें पत्थर मारो, हमारे सर तोड़ो, हमारी टांगे तोड़ो, फिर तो हम बहुत अजीब पार्टी है। शाइस्ता साहिबा, आपकी सारी बातें मान लेते हैं, कार पे पत्थर मार रहे थे, मैं सारी बातें मान लेती हूँ आपकी, लेकिन मुझे ये बताइए, माशाल्लाह हम ऐसे मुल्क में रहते हैं जहाँ पुलिस वालों के पास हथियार भी होते हैं, लाठियां भी होती हैं, शेल्स भी होते हैं, पुलिस वाले पत्थर क्यों बरसाएंगे? अच्छा, आपने मेरी बात सुने, आपने वो फुटेजेस देखी है फिर कि जब वो जी मैंने दिखाई भी है, 4 फुट के, मेरी बात सुने, 4 फुट के फासले से उन्होंने पत्थर मारे जो हमारे ऊपर लगे, और शीशे गाड़ी के विंड स्क्रीन्स टूटी हैं। मेरी बात सुने मेरी बहन, अगर मैंने आपको कहा है कि एक लम्हे के लिए मैं मान लेती हूँ आपकी बात, तो मेरी बात सुने, मेरे ये मुहाफिज भाई, वो मेरे भाई, वो बेटे जो हमारी हिफाजत के लिए हैं, क्या वो हमें फिर पत्थर मार के मार देंगे? आप मुझे सिर्फ इसका जवाब दे दें। शाइस्ता साहिबा, इसीलिए मैं मार देंगे क्या? उनकी ट्रेनिंग ये है कि वो जो टीयर गैस शेलिंग आसमान की तरफ देख के होती है, वो डायरेक्ट लोगों को मारे? शाइस्ता साहिबा, दुरुस्त सवाल हैं आपके, यही वो सवाल हैं जो मॉडल टाउन में उठते रहते थे, ये वही सवालात हैं शाइस्ता साहिबा, आप दुरुस्त सवालात उठा रही हैं। मॉडल टाउन केस में यही वो सवालात थे जो उठते रहते थे मुस्लिम लीग नून से, आज तक इन बातों पर सवालात होते हैं। ये किरण, ये कौन सी मदीना की रियासत है? ये कौन से वो लोग हैं जो हमें हिफाजत हमारी करने निकले, जिसने इस मुल्क में आग लगा दी, और नफरतों के शोले इतना भड़क रहे हैं कि आप यकीन माने, आज जो नफरतें एक दूसरे के ला कर रख देंगी, इस मुल्क को अल्लाह ना करे इतना नुकसान पहुंचेगा। खुदा के लिए नियाजी साहब को कहें अपनी नफरतें और अपनी अना लेके हमारी जान और इस मुल्क के लोगों की जान छोड़ दें। शाइस्ता साहिबा, मुझे ये बताइए, मरियम नवाज साहिबा की ये पहली पेशी तो नहीं थी, इससे पहले भी कई सारी पेशियों पर वो आती रही हैं, कोई खास वजह आज के दिन? बात सुने जी
मेरी बात सुने। जी जी। ये लोगों के जज्बात ही है ना, लोगों के तासरात ही है ना। आप एक ज्यादती करते हैं, दूसरी ज्यादती करते हैं, कब तक लोग ज्यादती सुनेंगे? मेरी बात सुने, कोर्ट्स क्या कह रही हैं आप मुझे बताएं। सुपीरियर कोर्ट्स, ऑनरेबल जजेस क्या कह रहे हैं नैब के बारे में, क्या बातें हो रही हैं? किसी सूरत जब इस तरह की नाइंसाफियां होती हैं तो फिर अल्लाह माफ करे, लोग अपने हाथ में कानून ले लेते हैं और डरे उस वक्त से जब लोग अपनी जानों की परवाह भी नहीं करेंगे और देखेंगे कि उनकी, देखें, क़यादत की मोहब्बत और क़यादत जो है ना वो दीवानी होती है, उसका कोई जज्बा नहीं होता। आज मैंने जो एक बड़ी लीडर है शाइस्ता साहिबा, जो प्यार देखा है, शाइस्ता साहिबा एक बड़ी लीडर हैं मरियम नवाज साहिबा। एक वक्त तक जब तक वो बोलती रही, लीगी कारकुनान ये समझते रहे कि मरियम नवाज साहिबा लीड करेंगी आगे पार्टी को, जिम्मेदार हैं अपनी जमात की वो। मुझे ये बताइए कि अगर ऐसे वाकयात, इसका आगाज भी हो चुका था, तो क्या अच्छा नहीं होता कि मरियम नवाज साहिबा फ्रंट पर लीड कर रही होती? मेरी बात सुने, वो लीड करेंगी जब पार्टी फैसला करेगी। मेरी बात सुने, मुझे नहीं समझ आती कि सुबह शाम रात हम ये इनसे कहें डिलीवर करके दिखाएं, इनको कहें आप कुछ अपनी कारकर्दगी बताएं। 2 साल हो गए, 2 साल से ये इसी जुस्तजू में है कि जी पार्टी में डिवीजन हो गई, पार्टी टूट गई, पार्टी में इख्तिलाफ है, मरियम खामोश है, शहबाज शरीफ दूसरी साइड पे खड़े हैं, कोई इनके साथ नहीं है, मियां नवाज शरीफ नाराज हैं। मेरी बात सुने, इनको कहें छोड़ दें पीएमएलएन को और कारकर्दगी दिखाएं। लोग बिलक रहे हैं, लोग तड़प रहे हैं, लोग सिसक रहे हैं, उनको नौकरियां दें। उनके लिए जो वादे किए थे 50 लाख घरों के, 1 करोड़ नौकरियों के, यहाँ तो 2 करोड़ के करीब लोग बेरोजगार हो गए। और आज वो मुजाहरा जो इन्होंने किया है वो अपनी नाअहली जी। एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं और अली हैदर इस बात का जवाब ढूंढने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन आपकी मौजूदगी का हम फायदा उठाएंगे। मरियम नवाज साहिबा अगर यहाँ पर कुछ बोलती हैं तो नुकसान उसका नवाज शरीफ साहब को वहां पर उठाना पड़ेगा, ये कैसे होगा? ये उन्होंने क्यों कहा है? देखें, ये तो मैं आपको एक बात बताऊं कि इसलिए कि नवाज शरीफ की बेटी ही है ना मरियम नवाज, वो अपनी वाइफ को भी बिस्तर मर्ग पे छोड़कर आए थे ना, वो भी अपनी बेटी का हाथ पकड़ के, जबकि उनको पता था। वो तरीका समझा दें, वो तरीका आसान कर दें कि लंदन में बैठकर पाकिस्तानी हुकूमत कैसे नुकसान पहुंचा सकती है यहाँ से। बात सुने, यहाँ जो उन्होंने काबू किया करके रखा हुआ है, एक बेटी को अपने बाप से इस तकलीफ और बीमारी के जमाने में दूर रखा हुआ है, वो इस बेटी को इतना नुकसान पहुंचाएंगे कि वहां एक बाप की, आपको शायद बाप की, मैं एक माँ भी हूँ और एक बेटी भी हूँ, मुझे बेटी के जज्बात भी पता है और मुझे माँ और बाप के जज्बात का भी पता है। किरण, अगर यहाँ वो मरियम को नुकसान पहुंचाएंगे या शहबाज शरीफ को, हमजा को उन्होंने 1.5 साल से बंद किया, आज तक इतने इंसाफ पसंद है तो बुलाएं बुजदार साहब को ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन गिरफ्तार करें। यानी हमारे नाज़रीन के लिए ये सुनना बहुत ज्यादा जरूरी है। जिस तरह से आपने इस मामले को समझाने की कोशिश की, तो मरियम साहिबा अगर एक वर्ड का मजीद इजाफा कर देती कि जज्बाती नुकसान पहुंचाएंगे, तो शायद ये क्लियर हो जाता। ये फिलहाल ये कंफ्यूजन जज्बाती खाली नहीं है। बात सुने, खाली जज्बाती नहीं है, फिजिकली भी उठा के उनको देखें। क्या कहा है कोर्ट्स ने कि ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन करते हैं, आर्म ट्विस्टिंग करते हैं, ये बदलते हैं और इनके अंदर कोई, इनके पास कोई सबूत कुछ नहीं होता। नवाज शरीफ साहब को कैसे नुकसान, नवाज शरीफ साहब को कैसे नुकसान पहुंचाएंगे? एक केस का वो हवाला एक किरण, मैं बता देती हूँ ना, आपको याद है कि पीटीआई के लोगों ने उनके घर के बाहर उनके बच्चों को भी मारा था और उनके घर के शीशे तोड़े थे और उनको आवाजें कसी थी और बदतमीजियां की थी, बदअखलाकियां की थी। तो करने को तो इस पार्टी से आप कुछ भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ये पार्टी इखलाकी तौर पे कंगाल है, कंगाल पार्टी है इखलाकी तौर पे। ये बहुत कुछ कर सकते हैं, ये यहाँ भी कर सकते हैं। अगर इनको आज औरतों का लिहाज इन्होंने नहीं किया तो ये कुछ भी कर सकते हैं। किरण, ये कुछ भी कर सकते हैं।
ठीक है, वो आप ये बात कर रही है ना बार बार शाइस्ता साहिबा, मेरे जहन में वो मॉडल टाउन और फिर वो खवातीन और उनके जबड़ों के ऊपर पड़ी हुई गोलियां याद आ रही हैं। मुझे कंक्लूजन लेने दीजिएगा अली, क्योंकि मुझे अभी तक नहीं समझ आया शाइस्ता साहिबा की बात से भी जज्बाती तौर पर तो शायद नुकसान पहुंच सकता है, इसके अलावा पाकिस्तानी गवर्नमेंट लेवल में कैसे नुकसान पहुंचाएगी? हाँ जी, वही पूछ रही हूँ, नवाज शरीफ साहब को फिजिकली कैसे नुकसान पहुंचा सकते हैं, जरा इसको क्लियर कर दीजिएगा। आपको समझ आ रही है बात? तो देखिए, मैं जो बात समझ पा रहा हूँ, मेरा सवाल है, बल्कि मरियम साहिबा से भी सवाल होगा कि ये वो इंफॉर्मेशन की बेस पर कह रही हैं, उनको कोई इंफॉर्मेशन मिली है क्या? उनको कहीं से कोई धमकी आई है कि अगर आपने कुछ ऐसा किया तो फिर मियां साहब को बड़ा नुकसान पहुंच सकता है? और शाइस्ता साहिबा जो बात फरमा रही है कारकुनों की, देखिए हाँ, मैं मानता हूँ कि कारकुन जो है वो वहां पर आके पीटीआई के कारकुनों ने बड़ा हल्ला बोला, तो क्या ये भी किसी इंफॉर्मेशन की बेस पर है? क्योंकि ये अगर तो ये कंट्रोल्ड कारकुन है जो कि हर पार्टी के हुआ करते हैं दूसरे ममालिक में, तो इनको मैसेज दिया गया है कि अगर मरियम साहिबा कुछ यहाँ करती हैं तो, लेकिन अगेन वहां पर बड़े सख्त लॉज हैं, वहां पे जिन्होंने हल्ला बोला आपने देखा उनको अरेस्ट किया गया, बल्कि इन्हीं के नासिर भट्ट साहब थे, उन्होंने एक कारकुन को जवाबी जब कुछ हमला किया तो उनको भी अरेस्ट कर लिया गया। तो वहां पर पाकिस्तान जैसे तो मामलात नहीं है। अच्छा, दूसरी बात यह है, देखिए एक चीज गौर करें कि इस पूरे सिनारियों में आज आप, मैं, किरण और शाइस्ता साहिबा हम ये डिस्कस नहीं कर पा रहे कि आज नैब ने क्या सवालात किए, नैब ने क्या इल्जामात लगाए, मरियम साहिबा ने क्या जवाब दिया। इस पूरी सूरत हाल वो खबर हमारे पास भी है, लेकिन हम डिस्कस नहीं कर पा रहे हैं। मैं माजरत चाहूँ आपसे भी, क्योंकि मेरे सेगमेंट को मुझे क्लोज करना है। शाइस्ता साहिबा, मुझे सेगमेंट को क्लोज करना है, वरना जरूर मैं आपसे जवाब देना चाहती हूँ। मैं आपको जवाब देना 30 सेकंड्स में कंप्लीट कर दें प्लीज, मुझे ब्रेक लेना है। जी शाइस्ता साहिबा। देखें, वो अपने जवाब लेकर आई थी, नैब ने फिर उनको अंदर नहीं घुसने दिया। उन्होंने जो नैब ने एक्यूज किया वो कागज भी उन्होंने मीडिया को दिखाया है, और वो जवाब लेकर आई थी, लेकिन फिर उनको नैब अंदर नहीं ले रही। देखें, ना सवाल है ना जवाब है, ये ऐसी इंक्वायरी विक्टिमाइजेशन है कि ये इसमें सिर्फ न्याजी नैब गठजोड़ नजर आता है। शाइस्ता साहिबा, मरियम साहिबा को बुलाया था, इतने सारे लोगों को नहीं बुलाया था। बहुत साथ मौजूद थी अली, आपने एक छोटा सा ब्रेक मुझे लेना है, ब्रेक के बाद वापस आती हूँ के साथ। आज क्या हुआ है बड़ी अदालत में, बात करूंगी ब्रेक के बाद। स्कूल फीस, ये किराया और ये बिल के। एक आदमी अकेला घर कैसे चला सकता है? अरे, सौदे के पैसे पिछले महीने से बचा के रखें। अब अकेले आप तो घर नहीं चलाते ना? खाना खाएं? औरत सिर्फ खाना नहीं, घर बनाती है, तो जो करें शान से। दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं, एक जो दौड़ रहे हैं और एक वो जो उड़ान भर रहे हैं। एक वो है जो अभी सीख रहे हैं और एक वो है जो उन्हें सिखा रहे हैं। एक वो जो ख्वाब देख रहे हैं और वो जो ख्वाब जी रहे हैं। एक वो है जो मुकाबला करना चाहते हैं और एक वो है जिनका कोई मुकाबला ही नहीं, जिनके पास सुपर 4G है, उनकी सुपर हर बात है, क्योंकि जैसा आपका डेटा वैसे ही आप हैं। सुपर नहीं तो 4G नहीं, जैज़ सुपर 4G, पाकिस्तान नंबर 1 नेटवर्क। दुनिया को बता दो। इतनी लंबी मीटिंग, अब तो भूख लगना शुरू हो चुकी है। फिर कुछ ऐसा वैसा खा लिया तो जिम में ओवर टाइम लगेगा। कुछ ऐसा वैसा खा लिया, जिम में ओवर टाइम लगेगा। पर अब नहीं। इतनी रात को इसे किचन क्यों याद आता है? रहने दें आप। मैं देख कर आता हूँ।
इंस्टेंट नूडल्स, ट्रस्ट तो मस्ट है। अभी स्टार 408 हैश मिलाओ और जैज फुल बैलेंस ऑफर से 100 या ज़ायद के रिचार्ज पर पूरा बैलेंस पाओ। जैज, पाकिस्तान नंबर 1 नेटवर्क, दुनिया को बता दो। फिर कुछ ऐसा वैसा खा लिया तो जिम में ओवर टाइम लगेगा, पर अब नहीं। हल्की फुल्की फूले, हल्का फुल्का था। इतनी लंबी मीटिंग, अब तो भूख लगना शुरू हो चुकी है। फिर कुछ ऐसा वैसा खा लिया तो जिम में ओवर टाइम लगेगा, पर अब नहीं। हल्की फुल्की फूले, हल्का फुल्का था। पानी देना जरा। पाना देना जरा। तुम करोगी? हाँ, ये पकड़े। शूप इंस्टेंट नूडल्स, ट्रस्ट तो मस्ट है। फिर कुछ ऐसा वैसा खा लिया तो जिम में ओवर टाइम लगेगा, पर अब नहीं। हल्की फुल्की फूले, हल्का फुल्का था। दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं, एक जो दौड़ रहे हैं और एक वो जो उड़ान भर रहे हैं। एक वो है जो अभी सीख रहे हैं और एक वो है जो उन्हें सिखा रहे हैं। एक वो जो ख्वाब देख रहे हैं और वो जो ख्वाब जी रहे हैं। एक वो है जो मुकाबला करना चाहते हैं और एक वो है जिनका कोई मुकाबला ही नहीं, जिनके पास सुपर 4G है, उनकी सुपर हर बात है, क्योंकि जैसा आपका डेटा वैसे ही आप हैं। सुपर नहीं तो 4G नहीं, जैज सुपर 4G, पाकिस्तान नंबर 1 नेटवर्क, दुनिया को बता दो। शान मसाला, करे मजा दोबारा, 15 और 30 रुपए में दस्तयाब। हल्की फुल्की फूले, हल्का फुल्का था। वेलकम बैक वंस अगेन जी। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के इलेक्ट्रिक के 27 शहरियों की आवाज बन गया है। आज अदालत ने के इलेक्ट्रिक के सीईओ तो मोनिस अलवी साहब की खूब खिंचाई की है। रिमार्क्स ये हैं कि शहर में करंट लगने से जितनी भी हलाकतें हुई हैं के इलेक्ट्रिक के खिलाफ कत्ल के केस बनाएं, सारी इंतजामिया के खिलाफ मुकदमा दायर करें, तमाम FIR में सीईओ के इलेक्ट्रिक का नाम डालें और उनका नाम ECL में डाला जाए। ये सबसे सस्ता और नाकिस मटेरियल इस्तेमाल कर रहे हैं, सारा मुनाफा बाहर लेकर जा रहे हैं। के इलेक्ट्रिक का ऑडिट करवाया जाए। चीफ जस्टिस ने नैपरा को हिदायत की है कि बिजली बंद करने पर जितना जुर्माना लगता है लगाएं। किसी भी इलाके में 1 मिनट भी बिजली बंद करें, नैपरा फौरी तौर पर इस बात का नोटिस ले। इस दौरान उन्होंने चेयरमैन नैपरा से यह भी पूछा कि इलेक्ट्रिक का लाइसेंस मुअत्तल हो जाए तो आपके पास क्या मुतबादल है, क्योंकि ये पूरी दुनिया में डिफॉल्टर है। जहां मैं रहता हूं वहां रोजाना 5 घंटे बिजली जाती है। मेरे पास तो मोबाइल पर मैसेज आ जाता है कि 3 से 4 दफा बिजली बंद करेंगे। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने के इलेक्ट्रिक के सीईओ को ये तंबीह की है। बात सुन लें, अच्छी तरह कराची की बिजली बंद नहीं करेंगे। अब आप बिजली बंद करनी है तो अपने दफ्तर की बंद करें। एक जानिब सुप्रीम कोर्ट के ये सख्त रिमार्क्स हैं नाज़रीन, दूसरी तरफ वही गफ डिफेंस में सब स्टेशन पर दरवाजा न होने की वजह से नौजवान अंदर दाखिल हुआ और करंट लगने से मौके पर ही जाबाक हो गया। हालिया बारिशों के दौरान सिर्फ 35 रोज में करंट लगने से 39 अफराद लुक़माए अजल बन चुके हैं, मगर कराची वालों को इसके इलेक्ट्रिक नामी बला से निजात नहीं मिली है। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट के नोटिस से हलाकत का पहला मुकदमा सीईओ के इलेक्ट्रिक मोनिस अलवी और दीगर के खिलाफ डिफेंस थाने में दर्ज कर लिया गया है। मुकदमा कत्ल बिल सबब की दफा के तहत दर्ज किया गया है।
सऊद मुर्तजा मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे मैं बात कर लेती हूँ। सऊद मुर्तजा, जितने सख्त रिमार्क्स आज अदालत की जानिब से आए हैं और ये पहला मुकदमा जिस तरह से दर्ज हुआ है, कराची की आवाम को तो बहुत तसल्ली होगी कि के इलेक्ट्रिक को नकेल डलने वाली है। जरा बता दीजिएगा इस FIR में मजीद किस किस को नामजद किया गया है? ये बच्चा जो मानसेरा से बताया जा रहा है गुज़श्ता रात आया था और तस्वीरें लेने के लिए इस मुकाम पर गया और अंदर जाके जब इसको करंट लगा तो ये मौके पर ही जाँ बाग हो गया था, जिसके बाद इसी बच्चे के चचा की मुद्दत में डिफेंस थाने में मुकदमा नंबर 543/2020 कत्ल बिस्सबब की दफा के तहत दर्ज किया गया और सुप्रीम कोर्ट के नोटिस के बाद ये पहला मुकदमा है जिसमें जो के इलेक्ट्रिक के CEO हैं मोनिस अलवी, इसके अलावा जो डिस्ट्रीब्यूशन हेड है आमिर जिया और इसके अलावा जो IBC सिक्योरिटी अफसर है, इनको नामजद किया गया है। जबकि इसमें वाज़ेह तौर पर लिखा गया कि यही अफसरान है जिनकी गफलत की वजह से इस बच्चे की जान गई और ये बच्चा जाँ बाग हो गया। इसमें 2 बच्चे थे जो खुशकिस्मत तौर पर बच गए, जो अपने कजन के साथ मौजूद थे। जो बच्चा जाँ बाग हुआ लड़का फैजान, उसके साथ 2 लड़के और थे। पुलिस का कहना है कि इस मुकदमे में जो है कत्ल बिस्सबब की जो 322 की दफा है वो इसमें जो है शामिल की गई है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप साथ मौजूद थे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मुझे आलमगीर खान ज्वाइन कर चुके हैं, इसके अलावा इकराम सहगल साहब भी साथ मौजूद हैं। मैं आप दोनों मेहमानों को खुशामदीद कहती हूँ। आलमगीर, आपसे मैं बात का आगाज करती हूँ। आज जो की जानिब से अदालत की जानिब से बात की गई है, यकीनन कराची वाले तमाम लोग, उनके दिल को बड़ी ठंड महसूस हुई होगी कि अब कोई है जो करेगा आपके इलेक्ट्रिक के हवाले से कुछ ना कुछ। लेकिन मैं दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को, वजीर आजम साहब को, असद उमर साहब के उन बयानात को देखती हूँ कि अब कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, कोई ना कोई मुतबादिल लाना पड़ेगा, सख्त कार्रवाई करनी पड़ेगी। लेकिन आज तक कराची वाले उसी तरह से लोड शेडिंग का, ओवरलोड मैनेजमेंट के नाम पर बहुत ज्यादा बिल्स का, इन सारी चीजों का आज तक सामना बेचारे कर रहे हैं। आलमगीर, देखें, मैं खुद इस हवाले से जो सेक्रेटरी साहब हैं इसके पावर के, उनसे मैं मिला हूँ। उन्होंने मुझे कहा कि हमने इनको कह दिया है कि आप जो आपकी जो सप्लाई है और जो जनरेशन है उसका आप सारे सिस्टम को ठीक करें और हम इसको आउटसोर्स करना है। तो उन्होंने कहा कि इसमें तकरीबन 1 से 1.5 साल लगेगा और फिर इसको आउटसोर्स किया जाएगा, यानी मजीद पार्टीज को लाया जाएगा और ये मुनाफा को खत्म किया जाएगा, लेकिन इसमें टाइम लगेगा। ये मैं उनके जो वर्जन उनका है वो आपसे शेयर कर रहा हूँ। रही बात, ये हकीकत है कि जो चीफ जस्टिस साहब की जानिब से बयान दिया गया, ये एक थोड़ा सा मरहम है कराची वालों के लिए कि कोई तो है जो इनकी खिंचाई कर रहा है। नेपरा ने इन पर भी FIR पिछले साल भी बनाई थी जब बारिशों में हलाकतें हुई थी, इस साल भी बनाई, लेकिन कोई बेहतरी नहीं नजर आती। तो अब इनके ऑडिट का है और इसको बुलाया है और इसको कहा है कि आप पैसा तो बना रहे हैं इस शहर में, आपकी सर्विसेज क्यों नहीं बेहतर हो रही, आपकी क्वालिटी क्यों नहीं बेहतर हो रही। तो ये जो चीफ जस्टिस साहब का रवैया था एक मरहम रहा है कराची वालों के लिए। अच्छा, एक तरफ देख रहे हैं हम केस चल रहा है, दूसरी तरफ 12-12, 14-14 घंटे की ढिटाई उसी तरीके से जारी है। इकराम सहगल साहब, चाहूंगी आप इस पर कमेंट कीजिएगा। के इलेक्ट्रिक को कौन नकेल डालेगा सर? पिछले साल 35 लोग, उसमें से 19 लोगों को नेपरा ये कहता है कि के इलेक्ट्रिक की गफलत की वजह से जान से गए हैं। इस बार हालिया बारिशों में 39 लोगों का जान से चले जाना एक इदारे की वजह से, ये बहुत बड़ी बात है सर। लेकिन इस इदारे का कुछ ना होना और ढिटाई बरकरार रहना, इकराम साहब, ये क्या है सर? पहली बात यह है कि इनको जिम्मेवारी लेनी चाहिए। और जब मैं चेयरमैन था इलेक्ट्रिक का, तो हमारी जो जितनी भी इलेक्ट्रिक्यूशन से डेथ्स हुई थी उसके अंदर कुछ ऐसी डेथ्स भी थी जो कि इलेक्ट्रिक की बड़ी क्लियरली उनकी गलती थी। तो उस वक्त भी मैंने टीवी पर भी और वो भी कहा था कि मैं चेयरमैन हूँ, मैं जिम्मेवारी लेता हूँ, लेकिन मेरे साथ और लोग भी जिम्मेवारी लें। फॉर एग्जाम्पल, अगर पानी जमा हुआ है और पानी निकास नहीं हुई है और गार्बेज अंदर क्लीनिंग हुई, तो वो भी तो किसी की जिम्मेवारी है, वो भी जिम्मेवार है और बाकी भी जिम्मेवार। देखिए, बात के इलेक्ट्रिक की सिंपल बात ये है कि के इलेक्ट्रिक के अंदर अभी मोनिस अलवी साहब बड़े अच्छे चार्ट अकाउंटेंट हैं, बट चार्टेड अकाउंटेंट हैं, उनकी कोई वो नहीं है एबिलिटी टू रन यूटिलिटी कंपनी, बिल्कुल नहीं। उनकी एक ही एबिलिटी है कि अपने शेयर होल्डर, जो भी शेयर होल्डर हो, उनको खुश रखे
by looking out the statistic accounts. चीफ जस्टिस साहब ने बात की है ऑडिट की, ऑडिट नहीं, फोरेंसिक ऑडिट। एक फोरेंसिक ऑडिट और ऑडिट में बहुत फर्क है। आप पता करें कि जितने शेयर होल्डर्स हैं, जब से ये आए हैं, प्राइवेटाइजेशन किया है, इन्हें एक पैसा इन्वेस्टमेंट किया है कि नहीं? आपको पता चलेगा, हैरान होंगे कि एक पैसा भी इन्वेस्टमेंट नहीं आया। जितने भी पैसे गए हैं वो के इलेक्ट्रिक के ऊपर, एसेट के ऊपर लेके, लोन लेके प्रोजेक्ट्स बनाए गए हैं। और नेचुरली उस प्रोजेक्ट की जब आप लोन ने वापस करना है तो कौन पे करेगा? वो तो शहरी, आप कराची के शहरी पे करेंगे। दूसरी बात, जो इनको पैसे खर्च करने चाहिए थे वो करने चाहिए थे डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर, उसकी करने की फैसिलिटीज को, अंडरग्राउंड करना चाहिए था केबलिंग को। वो पैसे नहीं खर्च करिए, कोशिश कर रहे हैं पावर स्टेशन लगाने की। पावर स्टेशन लगाने की कोई जरूरत नहीं थी। इसी बात पर मैंने डिजाइन किया था कि 900 मेगावाट को और 700 मेगावाट पावर स्टेशन ना लगाएं, आप पैसे खर्च करें डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर, उसको बेहतर करें। आपकी ग्रिड स्टेशन से जो लाइन जाती है वहां पे बेहतर करें। इकराम साहब सर, आप कह रहे हैं इन्वेस्टमेंट नहीं की गई है। मोनस अलवी साहब मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में बैठकर मेरे साथ बात करते हुए ये कह चुके हैं कि 2009 से लेकर 2019 तक के इलेक्ट्रिक ने इन्वेस्टमेंट की है, और आप कह रहे हैं कि कोई इन्वेस्टमेंट नहीं की है के इलेक्ट्रिक ने। नहीं, के इलेक्ट्रिक ने इन्वेस्टमेंट जरूर की है, के इलेक्ट्रिक के शेयर होल्डर्स ने नहीं की है। देखिए उसमें फर्क। ठीक, आप इलेक्ट्रिक के अपने पैसे से खर्च करें और वो पैसा फिर आपने लेना है। जैसे सी बहुत दूसरा होता है कि पैसे बाहर से आते हैं, एक पैसा बाहर नहीं आया इन्वेस्टमेंट का। यही तो मैं बार बार कहता हूँ कि फॉरेंसिक ऑडिट करें, और फॉरेंसिक ऑडिट में आपको पता चल जाएगा कि पैसा बाहर से आया है कि नहीं। ठीक है जी। दूसरी बात, ठीक है, बट दूसरी बात ये, इसीलिए तो आप मोनस अलवी साहब को रखा गया वहां पर, वो चार्ट अकाउंट, वो ये पीछे कर सकते हैं। ठीक है, मैंने बार बार इनको कहा, जब मैं भी चेयरमैन तक इलेक्ट्रिक का, मैंने रिक्वेस्ट की कि मुझे आप बताएं क्या इन्वेस्टमेंट आपने आई है लास्ट 10 साल में। चेयरमैन मुझे नहीं बताते थे, मुझे घुमा देते थे, इधर उधर की बातें करते थे। ठीक है, के इलेक्ट्रिक, देखिए के इलेक्ट्रिक की बाकी मैनेजमेंट, के इलेक्ट्रिक के वर्कर्स बहुत अच्छे हैं। ये आपको जान की बाजी लगा के आपको जब प्रॉब्लम आता है उसमें आप कोशिश करते हैं। लेकिन इकराम साहब अभी मुझे सपोर्ट नहीं करेंगे। सर सॉरी टू इंटरप्ट यू, मुझे अभी की आप वजह बता देंगे? आपको ये कुछ वजह समझ आती है? फीडर्स इनके ट्रिप हो जाते हैं, कैपेसिटी इनके पास बिजली की है नहीं, 12-12, 14-14, 18-18 घंटे की लोड शेडिंग हो रही होती है, एक बारिश का कतरा बरसता है और ये बिजली बंद कर देते हैं। मसला है क्या असल में? मसला बड़ा सिंपल है जी, कि मसला ये है कि ये इनको हर गवर्नमेंट में इनको कंसेशन दे गई है। आसिफ जरदारी साहब के जमाने में इनको कंसेशन मिली, खुल के कंसेशन मिली, नवाज शरीफ के जमाने में कंसेशन मिली, और किसी हद तक इस गवर्नमेंट ने भी इनको कंसेशन दी है। लेकिन अब वक्त आ गया है कि आप इनकी फॉरेंसिक ऑडिट जो बोल रहे हैं, ऑडिट नहीं, मैं बार बार रिपीट करता हूँ, ऑडिट से काम नहीं चलेगा। ऑडिटर्स इनके बहुत अच्छे हैं, वो आपको सब अच्छा रिपोर्ट दे देंगे कि सब चीज ठीक ठाक है। तो फॉरेंसिक ऑडिट कराएं, पता करें कि क्या पैसे खर्च इनको करना चाहिए था डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर, फीडर्स के ऊपर, लाइनों के ऊपर, उस पर पैसे नहीं खर्च करते। ये जाते हैं पावर स्टेशन के ऊपर। पावर स्टेशन में किकबैक्स होते हैं। पावर स्टेशन जो होता है, जब आप बनाते हैं 700 मेगावाट का पावर स्टेशन, 900 मेगावाट का पावर स्टेशन, बिल्कुल ठीक है। इकराम साहब बहुत बहुत शुक्रिया सर, प्रोग्राम का वक्त बिल्कुल खत्म हो गया है। बड़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपने दी। आलमगीर, आप दोनों का बेहद शुक्रिया। नाज़रीन से कल इंशाल्लाह मुलाकात होगी। अपना अपने मुल्क का ख्याल रखिए। अल्लाह ने